झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 प्रभारी मंत्री गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। नमस्कार, झारखंड विधानसभा टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं विनय कुमार। आज हम झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 पर परिचर्चा का आयोजन किए हैं और इसमें भाग ले रहे हैं विधायक लंबोदर महतो और अपर महाधिवक्ता झारखंड उच्च न्यायालय अशोक कुमार। तो हम सबसे पहले अशोक जी से जानना चाहेंगे कि जो ये कानून बना है, ये जो विधेयक पारित विधानसभा ने किया है, तो ये विधेयक जो पारित किया है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस विधेयक को लाया गया था। तो जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है वो विधेयक फुलफिल करता है या नहीं? ये बताना चाहेंगे कि झारखंड गवर्नमेंट जो है इस बिल को ला करके सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन वाला के केस में वो केस जो है इसकी पेंडिंग है, लेकिन 2018 में ये डिसीजन आया था और सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करके ये डायरेक्शंस दिया तो संविधान का फंडामेंटल राइट्स है वो ईच एंड एवरी नागरिक को किया जाना चाहिए और उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। रिसेंटली जो घटनाएं घटी उन सारी घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में कंसीडर करते हुए और करीब करीब सारे स्टेट के जो पुलिस महकमा है, होम मिनिस्ट्री है, उस डिपार्टमेंट्स के लोगों से एफिडेविट्स मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन फ्रेम किया और ये डिसाइड किया कि इस तरह की घटनाएं जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं जो प्रायोजित होती हैं, उसके पीछे बात कुछ और होता है। कुछ पॉलिटिकल लोगों का जो वैचारिकता होती है कि किस तरीके से ऐसा घटना कहीं घटा दिया जाए जिसका बेनिफिट हम लोग आने वाले किसी चुनाव में या अपने पार्टी के लोगों के जो मैंने सहानुभूति हासिल करना या अपने वैचारिकता के फेवर में करना पड़े तो लोग कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रोविजन पहले से नहीं है। आप देखेंगे कि आईपीसी का सेक्शन 153 ये जो है वो पहले से जो हम लोग इस विधेयक में लेकर के आए हैं और जो भी कंटेंट्स है उन सारी चीजों को बताता है, फुलफिल करता है कि इस तरह की घटनाएं होंगी तो क्या करना चाहिए, क्या पनिशमेंट है, किस तरह से प्रिवेंट करना चाहिए। और सेक्शन 141 है आईपीसी में तो अनलॉफुल असेंबली को ये करता है कि भाई उसके लिए पनिशमेंट्स क्या है। तो जब देखा कि इस तरह की कानून को बनाने की आवश्यकता और ये आने वाले दिनों में इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में एक घटना घटित थी तबरेज अंसारी वाला की घटना थी और काफी चर्चित घटना हुई जी, झारखंड से काफी चर्चित ये घटना रही और इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने कॉग्निजेंस में लिया और इस चीज को भी कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया और उसमें जो चीजें निकल करके आई कि इस तरह के घटनाओं की प्रवृत्ति न बढ़े तो किस तरीके से रोका जाए इस चीज को। एक डिटेल्ड गाइडलाइन है पैरा 35 में वाला का जजमेंट है उसमें और हम समझते हैं कि उस गाइडलाइंस के अनुसार इस बिल को बनाया गया है ताकि फंडामेंटल राइट्स जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं आम नागरिकों को उसको लोगों को जो है वो ये निश्चित कराया जा सके कि आप निश्चिंत रहिए, सरकार आपके अधिकारों के प्रति जागरूक है और उसके लिए हम जो करना पड़े वो कानून बनाएगा।
तो हमने जो देखा इस बिल में, वो सारी चीजें जो है करीब करीब आ चुकी है। और आने वाले दिनों में जो झारखंड की आम जनता है, इस बिल से प्रोटेक्शन उन्हें मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि पनिशमेंट और लोगों को जो विक्टिम्स होंगे उनको जो कंपनसेशन की व्यवस्था है, एक तो कंपनसेशन देने से हालांकि कोई राहत तो नहीं पहुंचा सकता है आदमी, लेकिन फिर भी लोगों को ये दिमाग में जरूर आएगा कि नहीं, हाँ, हमारे राइट वो फ्रीज नहीं हुए हैं, है और स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा जो पनिशमेंट इसमें व्यवस्था किया गया है, प्रश्न यह है कि झारखंड भीड़ हिंसा भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है हाँ कहे, जो इसके पक्ष में नहीं है ना कहे। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। प्रभारी मंत्री, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 पर विचार हो। नंबर जी, आप इस बिल के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? झारखंड में जो कई ऐसी घटनाएं घटी हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो 2018 का जो गाइडलाइन आया है, उसके आलोक में झारखंड सरकार ने झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 लाकर निश्चित रूप से एक अच्छा पहल किया। सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया है और उसको फॉलो करते हुए ऐसा कानून बनाने वाले पूरे देश में झारखंड तीसरा राज्य बना। निश्चित रूप से जो विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य के जो दुर्बल व्यक्ति है उनका जो संवैधानिक अधिकार है उसको हम लोग किस तरह से प्रभावी रूप से उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और अगर इस तरह के मॉब लिंचिंग की कहीं घटनाएं होती है, भीड़ द्वारा हिंसा की जाती है, भीड़ द्वारा हत्याएं की जाती है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्त दंड दिया जाना चाहिए। और इसके लिए कोई कानून राज्य में था नहीं। तो ऐसी स्थिति में झारखंड सरकार ने झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण अधिनियम लाकर निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय काम किया है और राज्य के जो दुर्बल व्यक्ति हैं उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक अच्छा प्रयास किया है। निश्चित रूप से इसमें जो दंड के प्रावधान किए गए वो भी काफी कड़े प्रावधान किए गए। इसका मकसद यह है कि लोग मॉब लिंचिंग नहीं करें, भीड़ हिंसा नहीं करें, भीड़ हत्या नहीं हो। तो निश्चित रूप से ये कानून आज समय समय की मांग थी और उसके आलोक में सरकार ने अच्छा प्रयास किया, अच्छा पहल किया। सरकार के इस प्रयास की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का भी कंप्लाइंस हुआ और राज्य में जरूरत भी थी, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर राज्य में घटनाएं हो रही थी और राज्य की निश्चित रूप से बदनामी पूरे देश भर में हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में इस कानून की सराहना की जानी चाहिए। लेकिन इसमें मेरा एक चीज और है कि ये कानून लाना जरूरी है, कानून का दुरुपयोग नहीं हो इस दिशा में भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि कानून तो बहुत बने हैं, कानून सही तरीके से जमीन पर उतरे, सही तरीके से लागू हो, कानून का दुरुपयोग नहीं हो। और उससे ज्यादा जरूरी है कि राज्य में जो विधि व्यवस्था की स्थिति है ये सुदृढ़ हो। निश्चित रूप से विधि व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहेगी तो लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होगी, लोग शांतिपूर्ण ढंग से रह सकेंगे। और निश्चित रूप से लोग ये आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुदृढ़ करे। ये भी मेरा एक सुझाव है। इसके साथ ही निश्चित रूप से इसमें कई प्रावधान किए गए हैं, अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए हैं। तो निश्चित रूप से इस कानून के आने के बाद से झारखंड में भीड़ हिंसा और भीड़ हत्या रुकेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। प्रश्न यह है कि झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 एक प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वो अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, मॉब लिंचिंग के जो मामला है, अभी अभी बोल रहे थे माननीय सदस्य, ये झारखंड सरकार करा रही है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्य में आदेश दिया गया है और उसी का परिप्रेक्ष्य में ये मॉब लिंचिंग बिल यहाँ पर लाया गया है।
मुझे लगता है कि यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ये मेरा राय नहीं, सुप्रीम कोर्ट की राय है। जहां तक अभी भी माननीय सदस्य बोल रहे थे, उस परिभाषा को भी देख लेना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये है कि 2 से जो अधिक व्यक्ति रहेंगे वो मॉब लिंचिंग के दायरे में आएंगे। ये मेरा कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को बढ़िया से पढ़ ले तो उस पर देखा जाएगा। इसलिए हमें नहीं लगता है कि इस बिल में कहीं पर भी किंतु परंतु है, सारे चीज को सब समझकर इसको रखा गया है। आज हम कहते हैं कि झारखंड में 2016 से लेकर अभी तक देखे 56 लोग जो है इसमें प्रभावित हुए हैं, 33 लोगों की मौत हुई है, ये तो सबको ही जानता है। 2 राज्य इससे पहले जो मेरी जानकारी है, एक राजस्थान और एक पश्चिम बंगाल ने इस कानून को बनाया है और झारखंड तीसरा राज्य है जहां ये कानून बना है। तो झारखंड के लोगों को जो समानता का अधिकार है मिले, जो बराबरी का अधिकार है वो मिले, और इस बिल का उद्देश्य भी वही है कि झारखंड राज्य में दुर्बल व्यक्तियों के सार्वजनिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने और भीड़ द्वारा हिंसा एवं लिंचिंग को रोकने तथा भीड़ द्वारा हिंसा एवं लिंचिंग के कृत्य के लिए दंडित करने तथा उनसे संबद्ध या अनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को सदन से पारित कराया गया है। तो अशोक जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट दिया वो इसका पूरी तरह से पालन हुआ है कि नहीं इस बिल में? जैसा कि माननीय विधायक जी ने एक बात बोला, मैं पहले उस पर आकर के आपको फिर से एक बात कहता हूँ कि पुलिस के द्वारा दुरुपयोग न हो और इस कानून का कुछ ऐसे लोग फायदा न उठाएं ताकि दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत रिलेवेंट सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना गाइडलाइंस दिया है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, डीजीपी हैं, होम सेक्रेटरी हैं और उनसे जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज हैं, उनके लिए बहुत ही डिटेल्ड डायरेक्शंस है। और हम जो देख रहे हैं कि जो झारखंड का जो ये बिल है, इसमें भी आप देखेंगे कि जो चैप्टर 2 का सेक्शन 3 से शुरू कौन होंगे, किस तरह का ड्यूटी होगा, वो से अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है गाइड करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उस इस तरह की प्रवृत्ति अगर किसी जिला में बन रही है तो उस पर ध्यान रखेंगे, अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन देंगे कि ऐसा कहीं कुछ ना हो जाए। तो ये जो ड्यूटी और ये जो एक तरह से जो पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी इस एक्ट के माध्यम से लगाया गया, अभी तो बिल है, ये एक्ट का रूप अभी नहीं लिया, तो जो बनाया गया है, हम समझते हैं कि वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उसको फुलफिल करता है। और जो माननीय विधायक जी ने केवल संशय व्यक्त किया कि इसका दुरुपयोग ना हो, तो अगर वो विजिबिलिटी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स बराबर बरकरार रखेंगे और देखभाल करते रहेंगे, तो हम नहीं समझते हैं कि इस तरह का दुरुपयोग हो पाएगा, क्योंकि सभी को जिम्मेवारी दिया गया है इस एक्ट के माध्यम से, इस बिल के माध्यम से, किस पुलिस ऑफिसर्स को किस तरीके का ड्यूटी करना है, रिपोर्टिंग करना है, अपना काम करना है, इसको प्रिवेंट करना है, इस तरह की घटनाओं को, तो ये ड्यूटी लगाया गया है। ऊपर के पदाधिकारी इस चीज को अगर सुपरवाइज करते रहते हैं तो फिर मुश्किल होगा कि इसका दुरुपयोग पुलिस के द्वारा किया जा सके। पश्चिम बंगाल में जो बिल है उसमें मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन यहाँ जो झारखंड सरकार ने मृत्युदंड की जगह पर थोड़ा सा आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, तो इसको किस रूप में आप अशोक जी देखते हैं? ये हमको लगता है कि ये सरकार की वैचारिकता है जो दिख रही है इस बिल के माध्यम से, कि मृत्यु दंड के फेवर में शायद राज्य सरकार नहीं है कि इस तरह का दंड दिया जाए। नहीं तो जो पनिशमेंट होना चाहिए और इस तरह की घटनाओं के लिए जो सुनिश्चित हो करके किया जाता है, जिसको पहले से प्लान बना करके किया जाता है, तो उस तरह की घटनाओं के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने यहाँ का स्थिति देखते हुए वो उन्होंने उस चीज प्रावधान को रखा है। लेकिन हमारे झारखंड में जो है ये सरकार चूंकि समाजवादियों की सरकार है और उस तरह की सोच नहीं होती है, संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील सरकार है और लोगों को सुधारने का मौका भी देना चाहती है कि लोग सुधरें। इसमें जो पनिशमेंट का व्यवस्था आप देखेंगे तो वो देखने से लोगों को
जब ये जानकारी होगी कि इस तरह का प्रावधान है सजा का, तो लोग डरेंगे, इस तरह की घटनाओं को करने से बचेंगे। और उसके साथ साथ राज्य सरकार एक मौका भी देना चाह रही है कि भाई हम फांसी पर नहीं लटका रहे हैं आपको, आप सुधर जाइए, ये सजा आपको है। तो हम समझते हैं यही बात रहा होगा कि यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक ही रखा गया है। लंबोदर जी, तबरेज जैसे मामले अब नहीं हो पाएंगे इस विधेयक के आने के बाद, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्या आपको लगता है? जी निश्चित रूप से जो ये विधेयक आया और जी इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, विशेष करके जो दंड के प्रावधान किए गए हैं, निश्चित जी रूप से काफी कड़े प्रावधान किए गए हैं। और मकसद इस कानून का यह है कि इतने कड़े प्रावधान किए जाने के का मकसद एक यह है कि लोग डरें, भीड़ हिंसा नहीं करें, भीड़ हत्या नहीं करें, ये मकसद है। निश्चित रूप से अभी हम अशोक जी की बातों से बिल्कुल हम सहमत हैं कि बिल्कुल कहीं न कहीं समाजवादी राज्य का ये मकसद होता है कि हम लोगों को सुधार करें, गलत रास्ते पर नहीं जाए। और सजा कानून का उद्देश्य नहीं है, कानून का उद्देश्य है कि गलत हरकतों को रोके, आपराधिक गतिविधियों को रोके, भीड़ हिंसा नहीं हो, भीड़ हत्या नहीं, कानून का ये मकसद है। तो निश्चित रूप से ये जो कानून बना है बहुत ही सम्यक है, और इसको हम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुरूप नियम कर सकते हैं। और निश्चित रूप से इस कानून का अच्छा प्रभाव होगा। इस कानून के लागू होने से राज्य में भीड़ हिंसा रुकेगी, भीड़ हत्याएं रुकेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। और वैसे भी लंबोदर जी, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र बिल्कुल में विचार विमर्श से ही सभी समस्याओं का निदान होता है, और विमर्श ही बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में तो ये तो कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग इस तरह की चीजों का समर्थन कर ही नहीं सकते हैं कि कोई लिंचिंग करे, मॉब लिंचिंग करे। लेकिन इसमें एक प्रावधान किया गया है, दो लोगों के समूह को भी मॉब माना गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसमें ऐसा किया गया है। इसका ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। इसका मकसद ये है कि दो लोग या उससे ज्यादा रोज ये भी हिंसा नहीं करे, और इस तरह की हत्याएं नहीं हो, इसके लिए प्रावधान किया गया है। तो निश्चित रूप से सरकार ये सोच समझ के प्रावधान लाई है, ताकि दो व्यक्ति भी या दो या दो से ज्यादा व्यक्ति भी अगर मिलके इस तरह की हिंसाएं करते हैं या हत्याएं करते हैं, तो इसको भी इस कानून के दायरे में लाया जाएगा और उसको भी सख्त दंड मिलेंगे। इसको देश में रखते हुए सरकार ने ऐसा किया। तो निश्चित रूप से इसके पीछे सरकार की मंशा अच्छी है। और मकसद तो कानून का यह है कि इस तरह की घटनाएं, भीड़ हिंसा नहीं हो, भीड़ हत्याएं नहीं, यही मकसद है कानून का। और अशोक जी, सरकार आप ने ऐसा करके अच्छा किया। इसमें साफ लिखा हुआ है, डिजिटल सामग्री जिससे उत्तेजित रूप से यह अर्थ लगाया जा सके धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, आहार व्यवहार, राजनीतिक संगठन, नस्ल अथवा किसी अन्य आधारों पर किसी भी व्यक्ति के लिए करने के लिए भीड़, मॉब उस्काने के लिए बनाया गया है। अभी तक पता है इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और मॉब लिंचिंग को जस्टिफाई, अगर इस बिल को हटा दिया जाता है तो मॉब लिंचिंग का जो बिल बना है उसको जस्टिफाई नहीं रहेगा, इसीलिए ये रहना चाहिए। अशोक जी, आप तो कानून के और संविधान के जानकार हैं, तो दो व्यक्तियों को क्या मॉब के रूप में माना जाना चाहिए? देखिए, यहाँ इस कानून को आप देखेंगे तो इसमें क्लियर किया गया है जी कि रिलीजियस, रेस, कास्ट, प्लेस, लैंग्वेज, इन सारी चीजों को बेसिस करके अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति इस तरह की घटना करते हैं तो उसको मॉब लिंचिंग के दायरे में लाया जाएगा। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, हमको मैंने ये जी जी समझ, जी ये जी नहीं है कि दो आदमी कहीं झगड़ा कर लिए तो वो मॉब लिंचिंग के दायरे में आ जाएगा। हम ऐसे समझते हैं। तेजाबी हमला 3 लाख रुपया, बलात्कार 3 लाख रुपया, नाबालिग का शारीरिक शोषण 2 लाख रुपया, मानव तस्करी 1 लाख रुपया, जौन प्रताड़ना 50,000 रुपया, मृत्यु 2 लाख रुपया, स्थायी विकलांग 80%, 2 लाख रुपया, आंशिक विकलांग 40%, 1 लाख रुपया, और शरीर 25% तक जला हुआ रहेगा उसको 2 लाख। ये पहले से प्रावधान किया जाएगा, वो जोड़ा गया है। प्रश्न यह है कि विधेयक के अध्याय 7 के खंड 18(1) में एक नया मद निम्न रूप से जोड़ा जाए। पीड़ित को हुए आर्थिक नुकसान का आकलन कर उसका भुगतान करेगी। पीड़ित के अपंग होने पर न्यूनतम 3 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।
एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। पीड़ित की मृत्यु होने पर न्यूनतम 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। उनके आश्रित के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। इसमें जो मुआवजा का प्रावधान किया गया क्यों ज्यादा होना चाहिए कि अब उचित है जो रखा गया है रकम? मेरे ख्याल से ये चीज रखना बहुत जरूरी था, मुआवजा देना, कि इस तरह के विक्टिम जो भी हों, जो इस तरह का असेंबली बना करके, मॉब बना करके और इनोसेंट लोगों के साथ कुछ इस तरह का कृत्य अगर होता है और ये पाया जाता है कि जो घटना हुई उसमें कोई एक्यूज्ड के साथ नहीं होकर के इनोसेंट आदमी के साथ ये घटना हुई है, उसको जबरदस्ती मारा गया है, किसी पर्पस से मारा गया है, उसका फ्यूचर में कुछ बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट लेना है या किसी खास समुदाय विशेष को टारगेट करके किया गया है, तो ऐसे में जब ये सारी बातें निकल करके आती हैं तब उस विक्टिम को कंपनसेट करना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी भी बनती है। और स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो फैसला इसमें लाया है, इसमें जो इसको इंसर्ट किया कंपनसेशन का, हम समझते हैं कि ये सबसे अच्छा प्रावधान है, तो होना चाहिए कंपनसेशन। जुडिशियल रिव्यू का भी इसमें कुछ प्रावधान है क्या? अपील का तो प्रावधान किया गया है कि अगर इस तरह से किसी भी अक्यूज्ड को इन तरह की घटनाओं के लिए अगर पनिशमेंट दिया जाता है, वो पनिश्ड होते हैं, तो उनके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। दे विल फाइल देयर अपील अगेंस्ट द सेड ऑर्डर। तो कहने का मतलब ये है कि हिंसा का हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है जी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए या तुष्टीकरण के लिए ये विधेयक लाया गया या इस कानून को बनाया जा रहा है, तो वो भी बात सच नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ। जी लंबोदर जी, क्योंकि कुछ लोग का कहना था कि ये तुष्टीकरण के लिए भी विधेयक लाया गया, वोट बैंक के लिए लाया गया, लेकिन हकीकत में तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लाया गया। देखिए, निश्चित रूप से जो विधेयक लाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट का 2018 में जो न्यायादेश आया है उसके आलोक में लाया गया। तो ये चूंकि जी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायादेश के आलोक में उसका अनुपालन राज्य सरकार कर रही है, यहाँ तुष्टीकरण की कोई बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार कानून बन रहा है। और ऐसे भी जो दुर्बल समाज के दुर्बल वर्ग के लोग हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना राज्य सरकार का परम कर्तव्य बनता है। तो इस तरह से बिल्कुल ये आरोप लगाना कि तुष्टीकरण करने की नीति से लाया गया है, ये हम समझते हैं कि निराधार है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 स्वीकृत हुआ। अशोक जी, जो विधेयक खास करके विधानसभा में पारित हुआ, विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने हर बिंदु पर चर्चा कराया, संशोधनों पर भी विचार विमर्श कराया और बहुत पूरी प्रक्रिया को करने के बाद उन्होंने विधानसभा से इसे ध्वनिमत से पारित कराया। तो इस विधेयक में, और जो अब कानून का रूप ले लेगा, राज्यपाल के दस्तखत के बाद कानून का रूप ले लेगा, तो जो समानता का अधिकार है, राज्य में हर एक व्यक्ति को बराबरी का जो अधिकार है, या जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये भी लोगों का बचा रहेगा और लोग आराम से कहीं आ जा सकते हैं। कोई इस तरह की लिंचिंग की घटना करने से अपने डरेगा कि अगर करेंगे तो हमको सजा का प्रावधान है, हमको मुआवजा देना पड़ेगा, तो इस तरह की घटना रुकेगी। आप क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से जब विधानसभा में इस बिल को रखा गया, और हम समझते हैं कि बहुत ही कम लोग, शायद विपक्ष के भी हैं, जो इस चीज को विरोध किए होंगे, कुछ कुछ चीजों पे उनकी विरोधाभास रही होगी। तो हमको लगता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय और सरकार से इसको रोक दिया जाएगा। तो जो उद्देश्य है बिल का वो बहुत क्लियर है। लोगों के जेहन में ये बात बैठा देनी है कि आपके अधिकारों के रक्षा के लिए राज्य की सरकार एकदम जागरूक है, और जो सुप्रीम कोर्ट कहा है, डायरेक्शन दिया है, और सारी चीजों को असेस करके डायरेक्शन दिया है। ऐसा नहीं है कि
मैंने ऊपर ऊपर ही बातें कुछ आई नहीं, बहुत ही गहराई से उन बातों को विचार विमर्श करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। तो जो राज्य सरकार का उद्देश्य है वो लोगों का संवैधानिक अधिकार, जो मूलभूत अधिकार है, संविधान में प्रदत्त अधिकार है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये विधेयक बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और लोगों में जो एक भय व्याप्त हो रहा था अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, तो इस बिल के आने के बाद जो है हम समझते हैं कि लोग निश्चिंत रहेंगे कि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार जागरूक है और हम कहीं से भी इस तरह के घटनाओं के शिकार नहीं होने जा रहे हैं। तो ऑल द थिंग्स वेरी क्लियर। थानों का क्या रोल होगा? जो थाने हैं, पुलिस थाने इस बिल में, उनकी क्या? नहीं, उनको तो इस तरीके का इस बिल में प्रावधान किया गया है कि वो ऑलवेज विजिबल रहें, ऑलवेज विजिलेंट रहें। इस तरह की घटनाओं की अगर कहीं चर्चा भी हो रही है, किसी भी तरह की उनके पास खबर आती है, तो उनको इमीडिएट एक्शन लेना है। ये नहीं कि उस पर शांत रह जाना है, चुप रह जाना है कि कुछ होने के बाद होगा। और यही चीज जो नोडल ऑफिसर, जो सबसे ऊपर के पदाधिकारी हैं, उनको इन सारी चीजों से, जो थाना का प्रभारी है या उनके जो सबऑर्डिनेट पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं, वो भी अपने स्तर से अपने लोगों को काम पे लगाएंगे ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। ये तो जवाबदेही इसमें बांध दी गई है। तो ये जो बातें प्राइमरी लेवल पे, मतलब थाना के लेवल तक भी ये क्लियर कर दिया गया है कि वो किस तरीके से इसके लिए मतलब तैयार रहे, हमेशा मतलब 24 आवर के लिए तैयार रहने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। तो वो बहुत ही अच्छी बात है। लंबोदर जी, जो हाँ जी। पुलिस को सदैव सतर्क रहने की बात कही गई है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि सतर्कता में कुछ गड़बड़ी भी हो? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो कानूनी प्रावधान है इसमें, और इस तरह के ऐसे भी, चूंकि जो पुलिस पदाधिकारी उनका ये फर्ज बनता है, उनका अपना ये ड्यूटी है। कानून से अगर बाहर भी जाके बात करें तो जो पदाधिकारी है उनकी प्राइमरी ड्यूटी है कि लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे, कहीं भीड़ हिंसा नहीं हो, भीड़ हत्याएं नहीं हो, फिर आपराधिक गतिविधियां नहीं हो। तो ये उनका प्राइमरी ड्यूटी भी है। इस कानून से बाहर भी जाकर अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से उनकी प्राइमरी ड्यूटी है। इसके साथ ही ये चूंकि कानूनी प्रावधान है, तो ऐसे ऐसी घटनाएं ही नहीं घटे क्षेत्र में, ऐसे मामले नहीं आए, तो निश्चित रूप से पुलिस पदाधिकारियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। अशोक जी, दुर्बल व्यक्ति को भी कानून का लाभ मिले, इसी उद्देश्य से हेमंत सरकार ने इस विधेयक को सदन में लाया और पारित कराया है। तो अब क्या लगता है कि दुर्बल व्यक्ति आराम से स्वतंत्र होकर, निश्चिंत होकर अपने अधिकारों के साथ घूम सकते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे साफ साफ ये प्रतीत होता है, जहां दुर्बल शब्द का उपयोग किया गया है, ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो कानून का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, वो पिछले कुछ दिनों में वो प्रोटेक्शन शायद नहीं मिला। मतलब ऐसे लोगों को नहीं मिला तो उनको, उनके लिए आवश्यक है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि कुछ लोग को ही ये फायदा मिल रहा था जो पहले से भी कानून का प्रावधान है उसका। तो आज की झारखंड की सरकार जो है, इस विधेयक को ला करके ये उनके जो कहीं मानसिक पीड़ा होती होगी कि भाई हमारे लिए कुछ नहीं है, आम आदमी को पूछने वाला कुछ नहीं है, बल्कि चर्चा भी होता है आम आदमी में, आप देखिएगा तो होता भी है। तो अब उनके दिमाग में ये बात इस विधेयक के साथ आ जाएगी कि हाँ, हमारी रक्षा के लिए भी, हमारे जो भी संवैधानिक अधिकार है उसके लिए राज्य सरकार जागरूक है और कुछ कर रही है। अब ये बिल ला करके और एक्ट बना करके और राज्य के टोटल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी, उनको जिम्मेवारी दे करके, वो जिम्मेवारी से बंधे हुए हैं अब। तो वहां आम आदमी का, दुर्बल आदमी का, हम समझते हैं कि राइट्स का प्रोटेक्शन बेटर हो पाएगा और वो निश्चिंत रहेंगे कि हाँ, हमारे लिए भी अब प्रावधान है और पुलिस ऑफिसर्स और बाकी लोग भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सोच के साथ ये चीज आया है। लंबोदर जी, महात्मा गांधी का कहना था कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षा का भाव हो, तभी लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होगा। तो इस बिल से लगता है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंच रही है और उनके सुरक्षा का आश्वासन दे रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कानून के आने के बाद
आम आदमी को भी ये एहसास हो रहा है, जो समाज के दुर्बल व्यक्ति हैं उनको भी एहसास हो रहा है, और समाज का जो अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है उसको भी इस बात का एहसास है कि सरकार ने ये कानून लाकर हमारे लिए, हमारे संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया। तो निश्चित रूप से ऐसा लोग एहसास करेंगे। अशोक जी, व्यक्ति विशेष द्वारा इसका दुरुपयोग भी हो सकता है क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत का संविधान बनने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले बेईमान होंगे तो संविधान की जो मेन मेन बात है और संविधान का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता। तो उन्होंने ये व्यक्त क्यों किया था? उनको पता था कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में एक एक ऐसा वर्ग भी है जो हमेशा सोचता है कि कानून के सारे प्रावधानों का किस तरीके से दुरुपयोग करके हम लाभ लें, और वो लेता भी है। और कुछ लोग, हम समझते हैं बहुमत वाले लोग ऐसे हैं जिनके पहुंच से दूर हो जाती है कानून व्यवस्था। तो जिसके वजह से कुछ लोग जो हमेशा कानून से करना उनकी प्रवृत्ति बनी रहती है, वो हमेशा खेल जाते हैं और कानून का दुरुपयोग भी हो जाता है। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था वो हमेशा जो है वो बना रहेगा। तो व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी खास सामाजिक संगठन के द्वारा या किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किसी भी कानून का दुरुपयोग करने का प्रयास अगर वो चाहे तो कर ही लेता है। ये बाद में आता है, जांच का विषय है कि इसका दुरुपयोग हुआ है कि क्या हुआ है। तो होता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा महकमा कितना सतर्क है कि इसका दुरुपयोग नहीं हो पाए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये कानून बहुत ही लाभप्रद है, और हेमंत सरकार का ये शीतकालीन सत्र में ये विधेयक पास कराना आम लोगों के, खास करके दुर्बल लोगों को कानून का लाभ मिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी था। और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन का इसमें पालन किया गया, अक्षर से पालन किया गया, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस कानून को लाया गया है। और अब कानून राज्यपाल के दस्तखत के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। इससे दुर्बल लोग अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे, हर लोगों को, आम लोगों को अपना अधिकार मिलेगा, और इससे काफ़ी जो लिंचिंग की घटनाएं हो रही थी वो घटनाओं को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगा। क्योंकि जो लिंचिंग करेंगे वो कानून के दोषी होंगे, उनको आजीवन कारावास तक की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए ये घटना रुकेगी, और 14 के बाद जो ये घटनाएं बढ़ी थी उस घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी और आम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपने दोनों गेस्ट लंबोदर महतो जी और अशोक कुमार जी, अपर महाधिवक्ता झारखंड उच्च न्यायालय, दोनों को हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और इससे आम जो हमारे दर्शक हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। और अच्छी जानकारी के लिए एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।